उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। मैं आज आपको जेट, आईसीआर, एम्स और पीएमटी इन 4 कैटेगरी, इसके अलावा जो नर्सिंग का एंट्रेंस लगता है उसकी भी तैयारी करवाऊंगा। तो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं, यदि कोई स्टूडेंट मेरी जो मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं उसके हिसाब से टाइम टू टाइम क्लास लेगा तो इतनी तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से गारंटी दे सकता हूं कि एसकेएन हो, बीएचयू हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आप कुछ भी मान लीजिए, वो आपसे दूर नहीं है। मेरा लेक्चर वही स्टूडेंट देखेगा जो एसकेएन के सपने देखता है, यानी जिसकी सोच बड़ी है, क्योंकि मैं हमेशा बड़ी सोच को महत्व देता हूं। मैं खुद स्टेट रैंक दे चुका हूं बॉटनी डिपार्टमेंट से। इसके अलावा मैं एमएससी एंट्रेंस में भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 83 रैंक दी है। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बॉटनी डिपार्टमेंट से मेरी 95 रैंक है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आज। तो मेरी क्लास देखिए। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, सब ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, कोशिका का बहुरूपिया कोशिका का बहुरूपिया कहते हैं। यह आएगा आपकी क्वेश्चन कि कोशिका का बहुरूपिया किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास। गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, इसके अलावा केंद्रिका, इसके अलावा आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर करना है गोल्जी काय। गोल्जी काय को कोशिका का बहुरूपिया कहते हैं। यह तो हो गया इसका सीधा सीधा आंसर। मान लीजिए आपको यह पूछ ले कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं या कोशिका का मिडलमैन किसे कहा जाता है, तो ये दोनों ही बातें गोल्जी काय को बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस व मिडलमैन। मिडलमैन याद रखना, गोल्जी काय से ये क्वेश्चन बनता है। गोल्जी काय से और क्या क्वेश्चन बनता है, गोल्जी काय का प्रमुख काम होता है, यह भी आ सकता है। तो आपको इसमें करना है शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु एक्रोसोम बनाता है। शुक्राणु एक्रोसोम निर्माण याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक काम और बता देता हूं, ये याद रख लेना कि स्त्रावण में सहायक होता है गोल्जी काय। ये क्वेश्चन तो बनेगा आपके गोल्जी काय में से। यदि आपके बात करें लाइसोसोम क्या होता है, याद रखना क्वेश्चन आता है कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती थैली।
आत्मघाती थैली। ठीक है बच्चों, याद रखना ये बात। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को बोला जाता है। एक बार क्वेश्चन ये भी आता है कि लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे। याद रखना, डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है आपको कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्वसंलयन का काम करती है। बोले तो पाचन का काम। तो आपके कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि लाइसोसोम में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। लाइपेज, एमाइलेज, इसके अलावा राइबोन्यूक्लियेज भी पाए जाते हैं। मेजर आपको दो याद रखने हैं। अब आता है आपका केंद्रिका। केंद्रिका में से क्या क्वेश्चन बनता है? केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना। याद रख लेना, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। अब एक बात आती है, आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि केंद्रक द्रव्य के जो किनारे होते हैं ना, उन किनारों पर कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है। बता देता हूं, डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा मैं इस चीज को। मान लीजिए ये कोशिका का केंद्रक द्रव्य है, ठीक है। इस केंद्रक द्रव्य के किनारों पर कुछ रंगीन संरचना होती है। उस रंगीन संरचना को केंद्रिका बोला जाता है। याद रखना, जो केंद्रक द्रव्य होता है ना कोशिका का, कोशिका के केंद्रक द्रव्य के किनारों पर दो या दो से ज्यादा रंगीन संरचनाएं पाई जाती है। उन रंगीन संरचनाओं को केंद्रिका बोलते हैं। यह भी आता है क्वेश्चन। और किसमें से क्या मतलब ये भी बता देता हूं। केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। याद कर लेना भाई ये बात। तो राइबोसोम फैक्ट्री, इसे राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो, ये तो बहुत जगह आपने पढ़ रखे होंगे, कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पास कि कोशिका किसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करेगी और उस ऊर्जा से कोशिका अपना यूज करेगी। कहने का मतलब यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोशिका ऊर्जा लेगी। कोशिका ऊर्जा लेगी, किसके द्वारा लेती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ ले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन ये कहां होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। यह आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीटेड। देखिए मैं एक चीज पहले बता देता हूं, खोज है ना हमेशा कम आती है। यदि खोज आ जाए तो सी बेंडा ने इसकी खोज की थी। याद रख लेना, ठीक है।
इसको एक बार दोबारा बता देता हूं। कोशिका का बहुरूपिया कहते हैं, यह आपका क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा गोल्जी काय। आपको यह भी पूछ सकता है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का मिडलमैन, और जो शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है अग्रपिंडक, उसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। इसके अलावा केंद्रिका में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैंने बता दिया। केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने। राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं? केंद्रिका को बोलते हैं। इसके अलावा कोशिका के जो केंद्रक द्रव्य होता है, उस केंद्रक द्रव्य के किनारों पर दो या दो से ज्यादा रंगीन कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को केंद्रिका बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका इसे ऊर्जा लेती है, इस कारण इसे पावर हाउस भी बोला जाता है। बात आती है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां पर होता है? वो होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम स्थलीय सफल पादप। प्रथम स्थलीय सफल पादप, आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। ब्रायोफाइटा, दूसरा आएगा शैवाल, तीसरा आएगा टेरिडोफाइटा, चौथा क्वेश्चन आएगा आपके पास जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे या आपके पास क्वेश्चन आएगा। प्रथम स्थलीय सफल पादप है, आपको इसमें सीधा सीधा आंसर करना है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पहला सफल स्थलीय पादप होगा, ठीक है। यह तो बात हुई इस क्वेश्चन के आंसर की। अब ब्रायोफाइटा में से और क्या बन सकता है? सबसे पहले बात याद रखना, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं? सबको पता है कि ये जल और थल दोनों जगह पर पाया जाता है, इसीलिए ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफाइटा की लंबाई होती है मैक्सिमम या मिनिमम? तो याद रखना ब्रायोफाइटा की लंबाई हमेशा लगभग 3 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा में जल सवन होगा, किसके द्वारा होगा? पेरेन्काइमा उत्तक के द्वारा। क्वेश्चन आएगा ब्रायोफाइटा में जल सवन होगा पेरेन्काइमा द्वारा। पेरेन्काइमा द्वारा
ब्रायोफाइटा में क्या होगा, जल का स्वयं। ब्रायोफाइटा स्वपोषी भी होता है, सबको ये बातें तो पता होगा। आपको ये भी पता होगा कि ब्रायोफाइटा में सवन उत्तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसमें ना तो जड़ होती है ना तना होता है, हालांकि होते हैं लेकिन वो बटे हुए नहीं होते हैं, इसलिए माना जाता है कि ब्रायोफाइटा में जाइलम भी नहीं है और फ्लोएम भी नहीं है। तो फिर जल का सवन कहां से हो रहा है, वो हो रहा है पेरेन्काइमा के द्वारा। ये बात नोट कर लेना आप। बात आती है शैवाल की। शैवाल में से क्या क्या क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट है। सबसे पहली चीज क्या मोस्ट है शैवाल में से, बता रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लेना ढंग से। शैवाल में भोजन किस रूप में होता है, क्वेश्चन आता है शैवाल में भोजन किस रूप में स्थित होता है। याद रखना, स्टार्च, सब जानते हो स्टार्च, मंड भी बोलते हैं इसको हिंदी में, आप इसको मंड भी लिख सकते हो। याद रखना, शैवाल में भोजन किस रूप में होगा, मंड या स्टार्च के रूप में। शैवाल का मतलब क्या होता है, आ जाता है, शैवाल का शाब्दिक अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार इसका शाब्दिक अर्थ होता है। शैवाल कौन सी भाषा का शब्द है, शैवाल ग्रीक भाषा का शब्द है। यह भी याद रखना, शैवाल कौन सी भाषा का शब्द है, शैवाल ग्रीक भाषा का शब्द है। ये तीन बात आप शैवाल में से याद रख लेना, ठीक है। अब आएगा कि टेरिडोफाइटा में से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पूछेगा पादप जगत का सरीसृप होता है टेरिडोफाइटा। पादप जगत का सरीसृप, पादप जगत का सरीसृप होता है टेरिडोफाइटा। इसे पादप जगत का, या मतलब इंग्लिश में इसको वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस के नाम से भी जानते हैं, वो भी बता देता हूं। क्वेश्चन पूछेगा संवहनी अपुष्पोद्भिद या वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस के नाम से जाना जाता है टेरिडोफाइटा। संवहनी अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद, इसको टेरिडोफाइटा को दो नाम से जानते हैं, पादप जगत का सरीसृप और संवहनी अपुष्पोद्भिद। जिम्नोस्पर्म बता देता हूं, जिम्नोस्पर्म भी क्या होता है। हमेशा याद रखना, जिनके बीज फलों में बंद नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। नग्न बीज, जिनके बीज फलों में बंद नहीं होते हैं उनको बोलते हैं अपन जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन आएगा परतम स्थलीय सफल पादप है। ब्रायोफाइटा आपको डायरेक्ट आंसर करना है। फिर ब्रायोफाइटा में से दो क्वेश्चन बढ़ते हैं। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, ब्रायोफाइटा को। और ब्रायोफाइटा में जल संवहन होता है, पेरेन्काइमा के द्वारा जल का संवहन होगा। तीसरा आता है शैवाल में से क्या क्वेश्चन बनता है। शैवाल कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, वेरी गुड। शैवाल में भोजन किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन बनता है शैवाल का शाब्दिक अर्थ होता है।
समुद्री खरपतवार। टेरिडोफाइटा में से क्या बनता है? पादप जगत का सरीसृप कहते हैं टेरिडोफाइटा को। इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है कि टेरिडोफाइटा को संवहनी अपुष्पोद्भिद या वेस्क्युलर क्रिप्टोगेमस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें पुष्प नहीं आते हैं, इसीलिए इसे अपुष्पोद्भिद बोला जाता है। और जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? नगन बीजी। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे अपन, लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा कोशिकांग या वह कोशिकांग जो पादप व जंतु दोनों में उपस्थित, वह कोशिकांग जो पादप व जंतु दोनों में उपस्थित होगा। 4 ऑप्शन आएंगे सीधे सीधे आपके पास। सेल वॉल, राइबोसोम, और थर्ड आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा केंद्रक। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा क्वेश्चन बोलने। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माना जाता है दिस इज ए क्रिटिकल क्वेश्चन, याद रखना। ऐसा कोशिकांग जो पादप और जंतु दोनों में पाया जाएगा, सीधा सीधा आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा कोशिकांग होगा जो पादप और जंतु दोनों में पाया जाएगा। ये तो इसका आंसर याद रखना। अब बात आती है, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आया। वे क्वेश्चन में पूछते हैं कि सर माइटोकॉन्ड्रिया आया कहां से है। बताता हूं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक स्वस्वायत्त अंग होता है, समझे मेरी बात। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से हुई है, ऐसा माना जाता है और होता भी ऐसा ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। ये तो इसका आंसर हो गया। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, याद रखना राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। देखो क्यों बोलते हैं वो भी बताता हूं। तो क्योंकि यहां पर प्रोटीन राइबोसोम में बनती है। अगर केंद्रक में से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कोशिका का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? केंद्रक को। अब जरा ये भी बता दीजिए क्यों बोलते हैं। कोशिक जैसे कि क्या होता है एक्चुअल में, मान लीजिए अपन इंसान है, अपन इंसानों में जो भी क्रिया होती है वो कौन डिसाइड करता है या किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करेगी आपके मस्तिष्क पर। इसी प्रकार कोशिका का मस्तिष्क केंद्र होता है, यह केंद्र तय करेगा कि कोशिका क्या रिस्पॉन्स करेगी। इसीलिए कोशिका का मस्तिष्क केंद्र को बोला जाता है। भैया केंद्र ही तय करेगा कि कोशिका कौन सा रिस्पॉन्स करने
वाली है। देखिए कोशिका भित्ति की तो बात रहती है कि पादपों में तो होगी कोशिका भित्ति, लेकिन जंतुओं में नहीं होगी। क्वेश्चन पूछ ले ऐसा कोशिकांग जो पादपों में तो होगा लेकिन जंतुओं में नहीं होगा। मुख्यतः कोशिका भित्ति ये जंतुओं में अनुपस्थित, जंतु में या जंतुओं में अनुपस्थित। देखिए मैं एक बार सबको फिर बता देता हूं, हमेशा मेरी हैंडराइटिंग पे गौर मत कीजिए। आप जो मैं बता रहा हूं उसको कैचअप कर लीजिए। एक बार फिर कह रहा हूं, मैंने अपनी लाइफ में हमेशा एक ही चीज 4 साल लगातार दी है, केवल और केवल बॉटनी को। आज सभी जितने भी स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनको एक सरप्राइज होगा। आज तक मैंने अपनी लाइफ में सिवाय एमएससी एंट्रेंस के अलावा कोई भी गवर्नमेंट कंपटीशन नहीं दिया, तो इसलिए मैंने बहुत ही गहराई से मेहनत की इस सब्जेक्ट में। तो आप मेरी राइटिंग की बजाय जो बता रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरी हर चीज आपको कुछ ना कुछ नया बताएगी। एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों से मैं छाट के क्वेश्चंस बनाता हूं। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्वेश्चन आएगा, कोशिका के केंद्र में जो द्रव्य पाया जाता है उस द्रव्य को बोला जाता है। 4 ऑप्शन है, न्यूक्लियोसोम, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कोशिका का जो एक केंद्रक होता है, बता देता हूं केंद्रक कैसा होता है। ये केंद्रक है, कोशिका इसका एक केंद्रक है। इस केंद्रक में ये जितना भी द्रव्य होगा उसे अपन बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। याद रखना, सीधा सीधा भैया इसका आंसर आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। याद रखना, कोशिका के केंद्रक में जितना भी द्रव्य होगा उसको अपन न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अब आपको और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहली चीज, न्यूक्लियोसोम से आपके क्या क्वेश्चन बन सकता है? यूकेरियोटियों में गुणसूत्रों की संरचनात्मक इकाई होगी, तो आपको आंसर करना है न्यूक्लियोसोम। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संरचनात्मक इकाई कहलाती है न्यूक्लियोसोम। यदि आपके ऑप्शन आ गया कोशिका द्रव्य, याद रखना ये क्या है? केंद्रक है। मान लीजिए ये केंद्रक है और ये क्या है? अपनी केंद्रक झिल्ली। ठीक है, ये केंद्रक झिल्ली, ये तो हो गया केंद्रक झिल्ली। ठीक है, ये क्या हो गई? कोशिका झिल्ली। याद रखना बेटा, देख राइटिंग का ध्यान मत देना, आप जो लिख रहा हूं वो समझ लेना। ये तो हो गई केंद्रक झिल्ली, ये हो गई कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर व केंद्रक झिल्ली के बाहर, कोशिका झिल्ली के तो अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर जो द्रव्य पाया जाता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। याद रखना, केंद्रक झिल्ली के बाहर व कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अब आती है बात, जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली में जितना भी द्रव्य होता है, याद रख लेना मेरी बात, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली में
उपस्थित सारा जीव द्रव्य क्या कहलाता है बेटा? याद रखना भैया, यह कहलाएगा जीव द्रव्य। याद रख लेना मेरी बात। और इसका आंसर हो गया अपना न्यूक्लियोप्लाज्म। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका झिल्ली होगी। कोशिका झिल्ली होती है। पहला ऑप्शन अपारगमीय, दूसरा आएगा अर्धपारगमीय, तीसरा क्वेश्चन आएगा पारगमीय, चौथा सभी। आपके ये क्वेश्चन आ गया कोशिका झिल्ली होती है। आपको डायरेक्ट आंसर करना है अर्धपारगमीय। अर्धपारगमीय का मतलब होता है विशेष घटक या पदार्थी आ जा सकते हैं। पास ओनली स्पेसिफिक या पास हो सकते कुछ चीजें, पास होगी कुछ चीजें। याद रखना, या मान लीजिए गैस या ठोस में से पारगमी क्या होता है पहले ये समझा देता हूं। इसका आंसर आएगा 2। पारगम्य क्या होता है? जिसमें गैस व इसके अलावा लिक्विड पास हो सकते हैं। ऐसी कोशिका झिल्ली या ऐसी झिल्ली जिसके आर पार लिक्विड भी जा सकता है और गैस भी जा सकता है, तो वह कौन सा होगा? पारगमीय। अपारगमीय क्या होता है? इसमें कोई पास नहीं होगा, कोई भी पास नहीं होगा। याद रख लेना, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में मैं बता देता हूं। एक कोशिकीय जीव प्रजनन करेंगे। एक कोशिकीय जीव जनन करेंगे। बता दीजिए किसके द्वारा करेंगे? 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास। कोशिका विभाजन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा विखंडन, थर्ड ऑप्शन आपको दे देगा कायक जनन, अगला क्वेश्चन आपको दे देगा कोई नहीं। ये भी आपके पास कई बार आ जाता है, कंफ्यूज मत होना, कोई नहीं। आपको जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो उनमें कोशिका विभाजन करती है, तब जाकर वो प्रजनन करते हैं। इसीलिए इसका सीधा सीधा आंसर आएगा कोशिका विभाजन द्वारा एक कोशिकीय जीव प्रजनन करेंगे। आता है विखंडन क्या होता है। सबसे पहली चीज, विखंडन के बारे में 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला टॉप क्वेश्चन बताता हूं, विखंडन किस किस में पाया जाता है? याद रखना, फंजाई में मुख्यतः।
फंजाई में जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होगा? विखंडन के द्वारा। बात आती है कि सर विखंडन होता है वो होता क्या होता है? देखिए, सबसे पहले एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक हुआ, उसमें विभाजन हुआ, दो केंद्रक बने, उसके बाद में कोशिका द्रव्य में विभाजन होगा। इस प्रक्रिया को अपन विखंडन बोलते हैं। पहले केंद्रक विभाजन, उसके बाद होगा और बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन, उसके बाद होगा। याद रखना, दोबारा बता रहा हूं, पहले एक केंद्रक का विभाजन हुआ, वो केंद्रक दो भागों में बंट गया, उसे बोलेंगे केंद्रक विभाजन। उसके बाद में कोशिका द्रव्य में विभाजन होगा, याद रख लेना। और कायिक जनन तो सभी जानते हैं, पौधे के किसी भी भाग से नया भाग बनना कायिक जनन कहलाता है। मान लीजिए कोई भी पादप है, वातावरण में बहुत सारी पादप देखते हैं अपन, एक्चुअली होता क्या है कि उन पादपों का जैसे तना हो गया, पत्ती हो गई, वो अलग अलग हो गए, अलग अलग होने के बाद उनसे फिर नया पादप बनता है। अलग हुए किसी भी पादप भाग से नया पादप बनना कौन से प्रजनन के द्वारा होगा बेटा? कायिक जनन के द्वारा होगा। याद रख लेना ये बात। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा कोशिकांग जो केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा। 4 ऑप्शन देगा। देखिए, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, यदि आपको दोनों ऑप्शन आए तो इसमें आंसर 2 होंगे। याद रखना, आपको ये दोनों कभी भी साथ नहीं देगा। मैं फिर चतुराई से काम बता रहा हूं, याद रखना, इसमें 2 आंसर है। जो कोशिकांग मात्र पादप कोशिका में होगा और जंतु कोशिका में नहीं होगा। तो कोशिका भित्ति और तारकाय दोनों ही ऐसे कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में होंगे। ठीक है, इसके आंसर अपन दोनों ही मान सकते हैं और होते भी दोनों ही हैं। दोनों में से कोई एक देगा आपको। ठीक है, इतना तो आप याद रख लेना। ठीक है, तारकाय में से और क्या क्वेश्चन बनता है? यहाँ पर 2 आंसर है और आपको दोनों में से कोई एक देगा एग्जाम में, ये याद रख लेना आप। या दोनों को साथ एक जगह दे सकता है एक ऑप्शन में। ठीक है, तारकाय में से क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है, शुक्राणु पूंछ का निर्माण करेगा तारकाय। शुक्राणु पूंछ निर्माण कौन करेगा? तारकाय। ठीक, अगला क्वेश्चन, तारकाय की खोज की थी टी बावेरी। ये भी आता है, खोज से भी क्वेश्चन आता है। टी बावेरी ने तारकाय की खोज की थी। एक क्वेश्चन ये आता है भैया कि कोशिका का जो केंद्रक होता है ना, उस केंद्र के पास में ये कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। इस केंद्र के पास एक संघनित बिंदु नुमा संरचना होती है। इस संरचना को तारकाय बोला जाता है। अब रिक्तिका में से क्या क्वेश्चन आता है ये भी बता देता हूं। कोशिका के ट्रेजर प्रेशर, स्फीति दाब और परासरण दाब को
बनाए रखने में या मेंटेन रखने में कौन सहायक होगा? रिक्तिका। कोशिका का ओपी ऑस्मोसिस प्रेशर व स्फीति दाब इसको बनाए रखती है रिक्तिका। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा भाई रिक्तिका में से? नीले, लाल, पीले ये तीनों जो वर्णक होते हैं ना वो एंथोसाइनिन में घुलनशील होते हैं, उसमें भी रिक्तिका का योगदान होता है। ठीक है, अब आता है रिक्तिका में एक परत होती है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट भैया ये क्या काम करती है? ये रिक्तिका को घेरे रखती है, रिक्तिका को घेरती है। किसको घेरती है? रिक्तिका को, वैक्यूल को। इसको घेरने में सहायक होगी अपनी टोनोप्लास्ट। याद रखना, टोनोप्लास्ट रिक्तिका को रिक्तिका के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस हरित लवक में से बताता हूं। हरित लवक का नाम दिया सिंपल, वेरी गुड। और हरित लवक में या कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? ये तो याद रखना, हरित लवक को रसोई घर कहते हैं। क्वेश्चन आता है हरित लवक का काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करेगा। पीएस का मतलब है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका की खोज की थी। आंसर आएगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब आता है केमिनो गाल्जी ने क्या किया? गोल्जी काय की खोज की थी। किसकी खोज की थी? गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज की थी केमिनो गोल्जी ने। आर ब्राउन ने 1831 में किसकी खोज की भाई? केंद्रक की खोज की थी। गोल्जी काय को पादपों में देखा एफ मेयोस ने। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 याद रखना, एक क्रिटिकल क्वेश्चन है कि ऐसा कोशिकांग जिसमें पायरुविक एसिड, CO2 व वाटर ऊर्जा में बदलेंगे। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आंसर देना है, आपको डायरेक्ट आंसर देना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये ऐसा कोशिकांग है जिसमें पायरुविक एसिड, CO2 और वाटर ये तीनों ऊर्जा में बदलेंगे। ऐसा कोशिकांग कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इस प्रकार की प्रोसेस होगी। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तक संवर्धन में सहायक एंजाइम होगा, उत्तक संवर्धन में सहायक हार्मोन होगा। आपको डायरेक्ट सीधा आंसर करना है ऑक्सीन। याद रखना, उत्तक संवर्धन में सहायक एंजाइम ऑक्सीन। इसके अलावा ऑक्सीन सिरस प्रमुखता को बढ़ाता है, सिरसता बढ़ाता है। याद रखना मेरी बात। क्वेश्चन आता है सिरस प्रमुखता को बढ़ाता है ऑक्सीन।
और ऑक्सीजन सर्वप्रथम खोजा गया, सर्वप्रथम खोजा, इसकी सर्वप्रथम खोज हुई थी इस हार्मोन की। जिब्रेलिन में से क्या क्वेश्चन बनता है आपको, देखिए मैं फंक्शंस में से क्वेश्चन बना रहा हूं ज्यादातर, याद रखना। जिब्रेलिन में एक क्वेश्चन आता है गिब्बन वलय पाई जाती है, जो आगे बताऊंगा, पहले अपन फंक्शंस की बात करेंगे। बोल्टिंग इफेक्ट में सहायक होता है, क्वेश्चन देखिए बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, तो बोल्टिंग प्रभाव, बोल्टिंग प्रभाव में सहायक होता है। मान लीजिए कोई तना बोना रह गया तो तने की लंबाई बढ़ाता है, तने की लंबाई को बढ़ाएगा, याद रखना, ये तने की लंबाई को बढ़ाएगा। साइटोकाइनिन का प्रमुख काम क्या होता है, कोशिका विभाजन, याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। कोशिका के विभाजन को बढ़ाने में सहायक एंजाइम होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, इथाइल में से क्या क्वेश्चन बनता है, जीर्णता को प्रेरित करने वाला हार्मोन, जीर्णता को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है इथाइलिन। और इसका एक काम और जिससे सब वाकिफ होंगे, फल को पकाने में, फलों को पकाने में, इसमें भी इथाइलिन का योगदान होता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, पर फ्यूरिल, वलय उपस्थित, क्वेश्चन नंबर यही है 13, पर फ्यूरिल वलय पाई जाती है। आपको एक ऑप्शन दे दिया साइटोकाइनिन, दूसरा ऑप्शन जीए जिब्रेलिक एसिड, जी भी लिख देते हैं इसको, तीसरा एथाइलिन, चौथा सभी। यह आपके एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं। आपको आंसर बताना है परफ्यूरिल वलय कौन से हार्मोन में पाई जाएगी। डायरेक्ट आंसर आएगा साइटोकाइनिन में परफ्यूरिल वलय पाई जाती है। ठीक है, तो अगर आपको यह पूछ ले कि जिब्रेलिक एसिड में कौन सी वलय होगी, तो जिब्रेलिन में गिब्बन वलय पाई जाती है। तीसरा, आपको यह पूछ ले कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो असंतृप्त कार्बन से बना है, इथाइलिन। असंतृप्त कार्बन से बना है, वो होगा इथाइलिन। और सभी वाले में आपको बताना नहीं है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदु स्त्राव होगा या किस स्थिति में पादपों में
बिंदु स्त्राव होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें पादपों में बिंदु स्त्राव होगा। 4 ऑप्शन देगा। मृदा, नमी मृदा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आएगा नमी युक्त वातावरण, नमी युक्त वातावरण। तीसरा सूखा वातावरण, सूखा वातावरण। या इसका एक ऑप्शन ये होगा सभी। तो आपको यहां पर डायरेक्ट टिक करना है। नमी मृदा से कोई लेना देना नहीं है। याद रखना बिंदु स्त्राव हमेशा नमी युक्त वातावरण में होता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये होती है कि बिंदु स्त्राव कब होता है। याद रखना यह सुबह के समय होता है। एक बात तो ये। अब पादपों से बूंदों के रूप में जल की हानि होना क्या कहलाता है, बिंदु स्त्रावण। और बिंदु स्त्रावण में जो बूंद के रूप में जो जल आता है ना, उस जल में खनिज पोषक तत्व होते हैं। याद रखना पोषक तत्वों की मात्रा होती है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 साइटोक्रोम सिद्धांत दिया। साइटोक्रोम सिद्धांत ये किसने दिया रे भाई, ये भी बता दो। 4 ऑप्शन आएंगे वही बोर्थविक, व हेंड्रिक्स। इसके अलावा गार्नर व एलार्ड। इसके अलावा डब्लू वेंट। इसके अलावा चोलख्यान। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन आ गए। साइटोक्रोम सिद्धांत आएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर करना है बोर्थविक व हेंड्रिक्स नाम के वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया था। ठीक है, बोर्थविक और हेंड्रिक्स ने साइटोक्रोम सिद्धांत दिया था। ठीक है, बात आती है कि गार्नर और एलार्ड ने कौन सा शब्द दिया। याद रखना दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता का सिद्धांत गार्नर और एलार्ड ने दिया। फिर एफ.डब्ल्यू. वेंट ने क्या किया, इसने ऑक्सीजन शब्द दिया एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। इसके अलावा चोलख्यान ने क्या किया। याद रखना है, चीजें याद रखने वाली है। क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ सकता है वो उसके हाथ में एग्जामिनर को कोई नहीं बोल सकता। फ्लोरिजन संकल्पना किसने दी थी, चोलख्यान ने। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 द्वार कोशिकाओं में या गार्ड सेल में K+ का प्रभाव क्या होता है। याद रखना
ये जल विभव को कम करेगा। जो द्वार कोशिका होती है ना, उनमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो केपलस आयन होता है ना, वो वास्तव में क्या करता है, एक्चुअल में वो जल विभव को कम करेगा, उसे डाउन कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सेल साइकिल का सही क्रम है। देखिए ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ज्यादातर स्टूडेंट्स एक ही गलती करते हैं, जहां पर एस की जगह G2 दिया उसको करेक्ट कर देंगे। ये गलत है, ध्यान से पढ़िए। इसीलिए कहता हूं मेरी जो थ्योरी क्लास लीजिए आप सेल साइकिल की, मैं पहले आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे, आपको मैंने वहां पे ये चीज बताइए गहराई से, वहां जा सकते हैं आप और डीपली पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसका एग्जैक्ट क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रायोफाइटा में प्रथम द्विगुणित कोशिका कौन सी होती है? पहली बात तो ब्रायोफाइटा का पादप काय होता है, युग्मकोद्भिद। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। ब्रायोफाइटा का शरीर होता कैसे है, हेप्लॉइड, अगुणित होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि ब्रायोफाइटा में पहली द्विगुणित कोशिका, युग्मनज, याद रखना, ब्रायोफाइटा की पहली द्विगुणित कोशिका क्या होती है, युग्मनज। ये देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, हर कंपटीशन में आता है ये क्वेश्चन। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, ये तो याद रख लेना। ठीक है, इसी प्रकार ब्रायोफाइटा का अध्ययन कहलाता है ब्रायोलॉजी। उम्मीद करता हूं आज आपको एक बात बता देता हूं, इस बात को गांठ बांध लेना कि हार्ट अटैक से व्यक्ति बच सकता है, कैंसर से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन एक नेगेटिव और नकारात्मक विचार वाला व्यक्ति कम से कम 20 किलोमीटर तक के एरिया के लोगों को बर्बाद कर देता है। आप सोच नहीं सकते, ये नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति आपको जिंदगी में इतना पीछा धकेल सकते हैं जितना आप सोच नहीं सकते हैं। फिर बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना आपकी संगत तय करेगी आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाओगे। एक नॉर्मली सी बात चलती है, हमारे कोचिंग में चलती थी उस टाइम, कि आपके पास जो मान लो 5 बंदे आपके पास बैठे हैं, पांचों बंदे सोचते हैं बोले यार टीएमटी में बढ़िया रैंक दूं, 100 रैंक के बारे में सोचते हैं टॉप 100 में आने के लिए। मान के चलना आप टॉप 100 में भी नहीं ना तो टॉप 200 में आओगे यदि टॉप 100 वालों के साथ बैठोगे तो। और यदि आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो सोचते हैं यार थोड़ा सा पास हो जाता हूं, बस थोड़ा सा पास, मान के चलना पास भी नहीं होगे। ये संगत और आपका ग्रुप तय करेगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाओगे, क्या सिलेक्शन दोगे, क्या आपकी प्रोसेस रहेगी। मेरा इशू ये रहता है कि जिस भी चीज की तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से करो, बिना तैयारी के आप कुछ नहीं कर पाओगे। बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाओ, अपने करियर को सेट करो। ठीक है, उम्मीद करूंगा सब मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और आपको बढ़िया पढ़ना भी है। देखिए बेसिकली क्या होता है इस दुनिया में, लोग नॉर्मली तौर से क्या करते हैं मैं बता देता हूं, ढंग से नहीं पढ़ते हैं भाई। कंसेप्ट को समझो, थ्योरी को मत समझो, जो कहना चाह रहा है ना उस कंसेप्ट को कैच करो, वो कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है उस पर ध्यान दो। थ्योरी पे कभी ध्यान मत दो, थ्योरी क्या कह रही है उससे लेना देना ही नहीं अपने को यार। दुनिया रटती है, रटने से अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को हमेशा अपना फोकस कंसेप्ट पर रखना है कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। तो यहां से मैं यही उम्मीद करूंगा कि जितने भी मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं सबने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़े भी होंगे, रिवीजन चल रहा होगा। कुछ दिनों में मेरी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज की गारंटी दे रहा हूं, टाइम टू टाइम हर वीडियो देखोगे, क्वेश्चंस को सोल्व करोगे,
लिख के देता हूं आपसे, कोई भी यूनिवर्सिटी आपसे दूर नहीं है। बस आपको क्या करनी है, मेहनत। ठीक है, अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।